सामाजिक न्याय के बिना कल्याण नहीं। हमारे देश में अनेक प्रकार की विषमताएं हैं। धन की, विद्या की और जाति की विषमताएं मुख्य हैं। एक ओर गरीब लोग हैं और दूसरी ओर अमीर। अमीर लोग गरीबों को अपने जैसा ही न मानकर एक निम्न स्तर का प्राणी मान लेते हैं और उनके प्रति स्नेह ना दिखाकर उनका सदा शोषण करते रहते हैं। अमीर लोग मान बैठे हैं कि गरीबों के जीवन का हेतु केवल उनकी सेवा मात्र करना है। यदि वे उनके उपयोग में नहीं आते तो उनका नष्ट हो जाना ही भला है। अमीर गरीबों को समानता का अधिकार देने की कल्पना भी नहीं कर सकते। धन की विषमता तो संसार के दूसरे देशों में भी है। संसार के अन्य देश इसे अपने ढंग से ही हल कर रहे हैं। रूस ने इस समस्या को अपने ही ढंग से हल कर डाला है। वहाँ गरीब अमीर का उतना भेद नहीं जितना संसार के अन्य देशों में है, परंतु इससे समाज में अधिक संतोष बढ़ा है, यह संदेहास्पद है। धन की विषमता का स्थान वहाँ अधिकार की विषमताओं ने ले लिया है। देश की सामान्य जनता को स्वतंत्र सोचने का अधिकार ही नहीं है। फिर उस देश में एक ही विचार के लोगों का राज्य है, दूसरे विचार का स्थान नहीं है। इंग्लैंड में धन की विषमता होते हुए भी जनता संतोष से जीवन व्यतीत कर रही है। वह राष्ट्र के सभी कामों में अपार सहयोग देती है। इससे यह स्पष्ट है कि यदि समाज में धन की विषमता नियंत्रित रूप से समाज की अवनति न होकर उन्नति की होती है। भारतवर्ष में आर्थिक विषमता के अतिरिक्त दूसरे प्रकार की विषमताएं ही अधिक जटिल हैं। यह देश शास्त्रवादी है। ऐसे तो सभी देशों के समाज का संचालन वहाँ के धर्मगुरु करते हैं, परंतु वर्ष में शास्त्रकार बनना पेशा बन गया है। इस कारण हमारे सामाजिक जीवन की प्रत्येक उस विधि से चल रही है जैसे वे 4-5 हजार वर्ष पहले चलती थी, परंतु आज समाज 5,000 वर्ष पहले का समाज नहीं है। समय के अनुसार अपने आप में परिवर्तन न कर सकने के कारण हम सदियों विदेशी लोगों के गुलाम रहे और आज भी स्वतंत्रता प्राप्त करके सभी प्रकार से निकम्मे बने हुए हैं। भारतवर्ष की जाति पाति की प्रथा के कारण ही मुसलमानों द्वारा भारतवर्ष की विजय इतनी हो गई कि यह एक संसार का आश्चर्य बन गया। 17 बार महमूद गजनवी ने भारत को लूटा और 11 बार गौरी ने, मोहम्मद बख्तियार के 15 घुड़सवारों ने बिहार पर कब्जा कर लिया। क्या इतिहास की इन बातों से प्रमाणित नहीं होता कि हमारा समाज निकम्मा हो चुका है? जात पात की प्रथा को थोड़ा भी ढीला करने से मुगल राज्य का अंत हो गया। पंजाब के सिख और दक्षिण के मराठों ने राष्ट्र की स्वतंत्रता की लड़ाई में जात पात के भेद को अलग कर दिया था। इसी के कारण मुसलमानी राज्य का अंत हो गया। अंग्रेज़ों ने भी भारतवर्ष पर 150 वर्ष तक राज्य भारतवर्ष के सामाजिक भेदभावों के कारण किया। महात्मा गांधी के आंदोलन से जात पात की श्रृंखला ढीली हुई। सभी जाति के लोग राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए। अतएव यह आंदोलन मार काट से वंचित रहकर भी सफल हो गया। परंतु आज भी हमारा समाज सुदृढ़ नहीं है। जात पात की विषमता मनुष्य में भेद डाले हुए है और इसी के कारण भारतवर्ष में पाकिस्तान की उपस्थिति हुई। जात पात के नियमों की अवहेलना करने के कारण जो लोग बहिष्कृत हुए वे मुसलमान बन गए। बहिष्कृत व्यक्ति उस समाज का कभी भी मित्र नहीं होता जो उसका बहिष्कार करता है। अतएव यहाँ के मुसलमान यहाँ की प्रधान जनता के शत्रु हैं और भारतवर्ष को अपना देश भी नहीं मानते। पाकिस्तान और भारत के युद्ध होने पर वे पाकिस्तान की विजय की ही इच्छा करेंगे। भारतवर्ष के हरिजनों की आर्थिक और सामाजिक दशा लगभग वैसी ही बनी है जैसे आज से 400 वर्ष पहले थी। इस वर्ग के पास न तो धन है और न विद्या। अंग्रेजी काल में जिस प्रकार जनता की शिक्षा के लिए सरकार के पास पैसे न थे, वैसे आज भी इस कार्य के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। हमने अपने जनतंत्रवादी शासन प्रणाली को अमेरिका और इंग्लैंड के आधार पर बना लिया है। हमारा शासन धनी देशों के शासन के समान खर्चीला बन गया है। अतएव शिक्षा के लिए अब पैसा ही नहीं है। क्या यही अच्छा होता कि कुछ सालों के लिए शासन का यह खर्च कम करके जनता की शिक्षा में लगा दिया जाता? क्या जन शिक्षा के बिना जनतंत्रवाद का कोई अर्थ है?
मूर्ख अनपढ़ लोगों में जनतंत्रवाद सब प्रकार अत्याचार सहित निरंकुश साम्राज्यवाद बनता जाता है। राजनैतिक चेतना का जिस जनता में सर्वथा अभाव है, उससे अपने चुनाव के लिए वोट लेना जगत को धोखा देना है। फिर चमार, भंगी, डोम आदि किसी और को वोट देकर करेंगे ही क्या? उनसे तो ज़बरदस्ती वोट लिया जा सकता है। उनके लिए अंग्रेजी राज्य, कांग्रेसी राज्य एक ही बात है। कोऊ नृप होए हमें का हानि, चेरी छाणी अब होब की रानी। राष्ट्र के दलित वर्ग सदियों गुलामी करते करते अपने स्वाभिमान को ही भूल गए हैं। इन लोगों की भारतवर्ष में वही स्थिति है जो नीग्रो जाति के लोगों की स्थिति अमेरिका में है। इन्हें भारतवर्ष की स्वाधीनता से लाभ ही क्या हुआ, और यदि भारतवर्ष गुलाम हो जाए तो इससे हानि ही क्या होगी। समाज शिक्षा का उद्देश्य इस प्रकार की सामाजिक विषमताओं का अंत कर देना होगा। मानवता के अधिकार समाज के सभी लोगों को मिलें, तभी वे राष्ट्र के उपयोगी नागरिक बन सकते हैं। सभी लोगों को मानवता के न्याय युक्त अधिकार देना समाज शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए। आज के भारत में एक वर्ग और दूसरे वर्ग के बीच न केवल धन की और जाति पाति की दीवारें हैं, वरन विद्या की भी दीवारें बन गई हैं। आज का पढ़ा लिखा युवक अपने आप को समाज का विशेष प्रकार का व्यक्ति मानने लगता है। वह अपने ज्ञान का जनता में अधिक से अधिक प्रसार न कर उसे सीमित संख्या में ही वितरित करना चाहता है। हमारे पढ़े लिखे लोगों में यह मनोवृत्ति अंग्रेज़ों के सर्ग से आई है। अंग्रेज़ों ने भारतवर्ष में अपने कुछ नकलची बना लिए। ये लोग अपने मालिक की बोलने चालने, रहन सहन में इतनी नकल करने लगे कि अपने आप को छोटे अंग्रेज़ समझने लगे। और जिस प्रकार अंग्रेज़ भारतवर्ष के लोगों को, यहाँ की चाल ढाल, वेशभूषा को, यहाँ की भाषा को हेय दृष्टि से देखते थे, पढ़े लिखे लोग अभी अपने ही अनपढ़ देशवासियों को उसी दृष्टि से देखने लगे हैं। जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है वह अंग्रेज़ी भाषा में है। यदि इस ज्ञान को हिंदी भाषा में रख दिया जाए तो वह ज्ञान सभी लोगों के लिए सुलभ हो जाए, परंतु ऐसा करने से अंग्रेज़ी पढ़े लिखे मुट्ठी भर विद्वानों की विद्या के ऊपर से ठेकेदारी चली जाएगी। यही कारण है कि हिंदी साहित्य की वृद्धि में और उसके विश्वविद्यालय की भाषा होने में इतनी कठिनाई हो रही है। भारत के पतन का एक कारण हमारी देशी विद्वानों की पंडिताई का अभिमान था। पंडितों ने अपने ज्ञान को खूब छिपाया, उसे संस्कृत के अलंकृत श्लोकों में लिखा। सामान्य जनता की भाषा में उत्तम ज्ञान को लिखना गंवारीपन कहा गया। इस प्रकार के प्रयास का दमन और निंदा हुई। इसी के परिणाम स्वरूप जहाँ एक ओर हमारे देश में वाचस्पति मिश्र जैसे विद्वान हुए, वहाँ देश की साधारण जनता मूर्ख बनी रही। इसके कारण ही हमारा देश सदियों विदेशियों का गुलाम रहा। आज भी हमारे अंग्रेज़ी के पंडित वही कर रहे हैं जो प्राचीन काल में संस्कृत के पंडितों ने किया। संसार के सभी ज्ञान को समान जनता के लिए सुलभ बनाना प्रत्येक विद्वान का उद्देश्य होना चाहिए। जब तक विद्वान और अविद्वान के बीच की खाई नहीं मरेगी, दूसरे प्रकार की सामाजिक विषमताएं ज्यों की त्यों बनी रहेंगी। आज का भारतीय विद्वान जितना स्वार्थी, अहंकारी और असामाजिक व्यक्ति है, उतना देहात का साधारण नागरिक नहीं है। हमारे विद्वान समाज सेवा का पथ प्रदर्शन अशिक्षित जनता में न कर स्वार्थपरायणता का मार्ग दिखा रहे हैं। विद्वानों में सामाजिकता लाने का पहला प्रयास उनके द्वारा साधारण जनता की विचारों द्वारा सेवा कराना होगा। यह सेवा विदेशी भाषा द्वारा नहीं, स्वदेशी भाषा द्वारा ही हो सकती है। जिस प्रकार के समाज की हम कल्पना करते हैं, वैसा समाज आज से 2000 वर्ष पूर्व भारतवर्ष में था। बौद्धकालीन भारतीय समाज मूलतः जनतंत्रवादी, जात पात विहीन और प्रेम के ऊपर आधारित था। भगवान बुद्ध ने अछूतों और स्त्रियों को ज्ञान का उतना ही अधिकारी माना है जितना ब्राह्मण को। भगवान बुद्ध ने अपना ज्ञान संस्कृत भाषा में न रखकर पाली में, जो जनता की भाषा थी, प्रसारित किया। उनका कथन था कि जो भाषा सबको सुलभ हो, उसी भाषा में मनुष्य के कल्याण के योग्य ज्ञान रखना चाहिए। जब तक भगवान बुद्ध की शिक्षा का प्रभाव भारतवर्ष में रहा, यह देश धन धान्य से संपन्न, सुशिक्षित और स्वाधीन रहा। इस धर्म के प्रचार के कारण आज चीन भी
2000 वर्ष से स्वाधीन है। सभी बौद्ध देश थोड़े ही काल तक विदेशियों के गुलाम बने। जहाँ प्रेम और सद्भावना की वृद्धि होती है और सामाजिक खाइयाँ पट जाती हैं, वहीं सब प्रकार की भौतिक संपत्ति भी आ जाती है। हमें केवल मजदूरों को अन्न वस्त्र नहीं देना है। यह मसला केवल भौतिक मसला नहीं है। मेरी दृष्टि से तो कोई भी मसला केवल आर्थिक मसला हो ही नहीं सकता। यदि हम गहराई में पहुँचे तो मालूम होता है कि भौतिक मसले वास्तव में आध्यात्मिक और नैतिक ही होते हैं। यदि हम कहें कि गरीब को समता चाहिए, न्याय चाहिए, तो जो हमारे विरुद्ध पक्ष में हैं, उनको भी हमारी बात मान लेनी पड़ती है। वे भी विषमता का समर्थन तो नहीं करते। अखंड ज्योति, जून 1958, पृष्ठ संख्या 5, 6, 7। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।